नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत साठोत्तरी कविता देख रहे थे और आज की क्लास संख्या है 62। और आज के जो हमारे कवि हैं वो है लीलाधर जागुड़ी, जो साठोत्तरी कविता के सलाका पुरुष माने जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के कवि लीलाधर जागुड़ी। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि एलटी प्री के लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं सर ये एलटी प्री के लिए क्लास पर्याप्त है, हाँ बिल्कुल ये एलटी प्री के लिए क्लास पर्याप्त है। आपको किसी और नोट्स की जरूरत या बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर और कुछ करना है तो आप केवल पीवाईक्यू ले लीजिए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए और कुछ मत लीजिए। आप अपने नोट्स को पढ़िए और पिछले वर्षों के जो पेपर है उनको हल करिए, उसी से आपका प्री निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज देखते हैं, मेंस नहीं निकलेगा। मेंस के लिए थोड़ा सा और डीप में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मेंस के लिए भी क्लास चलाई जाएगी। पहले प्री को कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर मेंस की क्लास चालू होगी। तो आज की हेडिंग कौन है? लीलाधर जागुड़ी। लीलाधर जागुड़ी। प्रीति आर्या जी बताएंगे कि अब जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1944 ईस्वी, जन्म 1944 ईस्वी, धनगढ़ गांव टिहरी, धनगढ़ गांव टिहरी उत्तराखंड। उत्तराखंड। इन्हें साठोत्तरी कविता का सलाका पुरुष कहा जाता है। लिख लीजिए, इन्हें साठोत्तरी कविता का सलाका पुरुष कहा जाता है। किसको? लीलाधर जागुड़ी को। लीलाधर जागुड़ी को साठोत्तरी कविता का सलाका पुरुष कहा जाता है। भारतीय सेना में सैनिक रहे। ये भारतीय सेना में सैनिक रहे। ये भारतीय सेना में सैनिक रहे। ये भारतीय सेना में सैनिक रहे। भारत चीन युद्ध में भाग लिया था। भारत चीन युद्ध में भाग लिया। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने भारत चीन युद्ध में भाग लिया था, और 3-4 कवियों का नाम देकर उन्हीं के साथ आपको लीलाधर जागुड़ी को दे देगा। तो आपको बताना होगा कि कौन थे जिन्होंने भारत चीन युद्ध में भाग लिया था। लीलाधर जागुड़ी भाग लिया था। एक बार फिर से देखते हैं आज के जो कवि हैं। लीलाधर जागुड़ी, जन्म 1944 ईस्वी, धनगढ़ गांव टिहरी उत्तराखंड।
इन्हें साठोत्तरी कविता का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। यह भारतीय सेना में सैनिक रहे, भारत चीन युद्ध में भाग लिया था। काव्य संग्रह की बात करें तो आइए इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं देखते हैं। काव्य संग्रह, शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर, और ये कब है? ये है 1934 में, 1934। नाटक जारी है 1972, नाटक जारी है, और ये कब है? 1972। इस यात्रा में, इस यात्रा में, इस यात्रा में, ये कब है? 1973। शंखमुखी शिखरों पर 1934, नाटक जारी है 1972, इस यात्रा में 1973। रात अब भी मौजूद है 1976, रात अब भी मौजूद है, रात अब भी मौजूद है 1976। बची हुई पृथ्वी, बची हुई पृथ्वी, और जिसका समय है बची हुई पृथ्वी 1977। घबराए हुए सब 1982 में, घबराए हुए सब, कब है? 1982। रात अब भी मौजूद है 1976 में, बची हुई पृथ्वी 1977 में, घबराए हुए सब 1982 में, भय भी शक्ति देता है 1990, भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है, कब है? 1990। कवि ने कहा, यह भी 1990 में है। कवि ने कहा, 1990। अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में अनुभव के आकाश में चांद, और ये कब है? ये है 1994, 1994। 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, अनुभव के आकाश में 1994 में है, और 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भय भी शक्ति देता है 1990, कवि ने कहा 1990, अनुभव के आकाश में चांद 1994, और 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाकाव्य के बिना 1995,
महाकाव्य के बिना। और ये कब है? 1995। ईश्वर की अध्यक्षता में, ईश्वर की अध्यक्षता में 1999। 1999। खबर का मुख विज्ञापन से ढका है। खबर का मुख विज्ञापन से ढका है। खबर का मुख विज्ञापन से ढका है। और इसका समय क्या है? इसका समय है 2009। महाकाव्य के बिना 1995। ईश्वर की अध्यक्षता 1999। खबर का मुख विज्ञापन से ढका है 2009। मेरे साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार 2011 में। इनकी एक लंबी कविता है, यही लिख लीजिए, बलदेव खटिक, जो कि किसमें संकलित है? वो संकलित है बची हुई पृथ्वी में। लिख लीजिए बलदेव खटिक, बलदेव खटिक। और ये इनकी लंबी कविता है और किसमें संकलित है? बची हुई पृथ्वी। 1977 में जो काव्य संग्रह है बची हुई पृथ्वी में बलदेव खटिक नामक कविता संकलित। तो आप लोग लिख लीजिए बलदेव खटिक, लंबी कविता। लंबी कविता। चलो, बची हुई पृथ्वी में संकलित है, ये नहीं लिखना है आपको, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। बलदेव खटिक अगर आपसे पूछता है लंबी कविता किसकी है, तो लीलाधर जागुड़ी की। ठीक। चलिए दोस्तों, इतना लिखिए। आइए देखते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह की बात करें, इनका कहानी संग्रह है हमारे आखर। हमारे आखर। और ये है 1980 में। 1980। कहानी के आखर। कहानी के आखर 1982 में। 1982। नाटक की बात करें तो इनका नाटक एक है, नाटक लिख लीजिए, कौन सा है? पांच बेटे। पांच बेटे इसका नाटक है, लीलाधर जागुड़ी। विशेष तत्व की बात करें, विशेष तत्व की बात करें तो विशेष तत्व लिख लीजिए, नाटक जारी है काव्य संग्रह में।
इनका काव्य संग्रह है नाटक जारी 1972 में। नाटक जारी है काव्य संग्रह में निराशा अंतर्द्वंद, निराशा अंतर्द्वंद, निराशा अंतर्द्वंद, फूंक आदि से संबंधित कविताएं हैं। फूंक आदि से संबंधित भूख आदि से संबंधित कविताएं हैं। एक लाइन और लिख लीजिए। बलदेव खटिक, बलदेव खटिक इनकी लंबी कविता है, इनकी लंबी कविता है। बलदेव खटिक इनकी लंबी कविता है। जो बची हुई पृथ्वी काव्य संग्रह में, जो बची हुई पृथ्वी काव्य संग्रह में चलिए दोस्तों लिख लीजिए। लीलाधर जागुड़ी को हमने एक ही पेज पर ले लिया है। जन्म की बात करें तो 1944 ईस्वी, धनगढ़ गांव टिहरी उत्तराखंड। इन्हें साठोत्तरी कविता का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। ये भारतीय सेना में सैनिक रहे, भारत चीन युद्ध में भाग लिया था। काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह कौन कौन सा है? शंखमुखी शिखरों पर 1934, नाटक जारी है 1972, इस यात्रा में 1973, रात अब भी मौजूद है 1976, बची हुई पृथ्वी 1977, घबराए हुए सब 1982, भय भी शक्ति देता है 1990, कवि ने कहा 1990, अनुभव के आकाश में चांद 1994, 1997 पे इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। काव्य के बिना 1995, ईश्वर की अध्यक्षता में 1999, खबर का मुख्य विज्ञापन से ढका है 2009 में, मेरे साक्षात्कार 2011, बलदेव खटिक इनकी लंबी कविता है जो बची हुई पृथ्वी में संकलित है। कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह कौन कौन सा है? हमारे आखर, कहानी के आखर, हमारे आखर 1980 में, कहानी के आखर 1982 में। इनका नाटक कौन सा है? पांच बेटे। विशेष तत्व क्या है इनका? नाटक जारी है काव्य संग्रह में निराशा अंतर्द्वंद भूख आदि से संबंधित कविताएं इन्होंने लिखी है। बलदेव खटिक इनकी लंबी कविता है जो बची हुई पृथ्वी काव्य संग्रह में संकलित है। दोस्तों लिखिए आप लोग। हो गया दोस्तों? चलो ठीक, देखते हैं अगले कवि उदय प्रकाश की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी लिख लीजिए, हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन आ जाए।
उदय प्रकाश। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1952 ईस्वी, अनूपपुर मध्य प्रदेश। अनूपपुर मध्य प्रदेश। काव्य संग्रह कौन सा है? अभी इनका निधन नहीं हुआ, काव्य संग्रह लिख लीजिए। सुनो कारीगर 1980। सुनो कारीगर 1980। अबूतर कबूतर 1984। अगला काव्य संग्रह क्या है? अबूतर कबूतर 1984। रात में हारमोनियम 1985। रात में हारमोनियम, इसका समय क्या है? 1985। एक भाषा हुआ करती है 1985। एक भाषा हुआ करती है 1985। कवि ने कहा 1986। कवि ने कहा, और ये कब है? 1986। का से कबूतर 1989। का से कबूतर। इनके काव्य संग्रह को ही देख लें, बस पर्याप्त है। 1989। दूसरे रचनाकार के रूप में हमने किसको देखा? हमने देखा उदय प्रकाश। जन्म की बात करें 1952 ईस्वी, अनूपपुर मध्य प्रदेश। निधन अभी नहीं हुआ दोस्तों। काव्य संग्रह सुनो कारीगर 1980, अबूतर कबूतर 1984, रात में हारमोनियम 1985, एक भाषा हुआ करती है 1985, कवि ने कहा 1986, का से कबूतर 1989। इतना आप लोग इनके बारे में लिख लीजिए। उसके बाद फिर देखते हैं अगले कवि। अगले कवि जो हम देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलें दोस्तों, उदय प्रकाश की रचना कौन कौन सी थी? सुनो कारीगर 1980 में, अबूतर कबूतर 1984 में, रात में हारमोनियम 1985,
एक भाषा हुआ करती 1985, कवि ने कहा 1986, काठी कबूतर 1989। आइए अगले कवि देखते हैं, सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल की बात की जाए तो इनका जन्म 1936 ईस्वी खेवली बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म 1936 ईस्वी खेवली बनारस उत्तर प्रदेश। खेवली बनारस उत्तर प्रदेश। और निधन की बात करें तो इनका निधन 1975 ईस्वी में हुआ। निधन 1975 ईस्वी। नई कविता के जितने कवि और साठोत्तरी कविता के जितने कवि जन्म निधन हमने लिखवाए हैं सब ईस्वी में ही है दोस्तों। अगर हमने ईस्वी नहीं लिखा है तो आप लोग भी कभी समझिएगा कि ये जन्म और निधन जो लिखाया गया है सबने ईस्वी में ही करवाया है। उपनाम की बात करें तो सुदामा पांडे धूमिल का उपनाम क्या है? उपनाम आम आदमी का कवि। आम आदमी का कवि। मोहभंग का कवि। मोहभंग का कवि। भदेश कवि। भदेश का मतलब क्या होता है? अश्लील। भदेश कवि। उपनाम क्या है? आम आदमी का कवि, मोहभंग का कवि, भदेश कवि। जन्म कब हुआ था? 1936 खेवली बनारस उत्तर प्रदेश में। निधन 1975 ईस्वी। आइए देखते हैं कि काव्य संग्रह। काव्य संग्रह काव्य संग्रह कौन कौन से हैं इनके? संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक। और ये कब है? 1972 में। 1972। कल सुनना मुझे 1976। कल सुनना मुझे। और ये कब है? 1976। 1989 में 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह कौन सा है? संसद से सड़क तक 1972 में। कल सुनना मुझे 1976 में। और 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना के लिए? कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं। हम किसको देख रहे हैं? सुदामा पांडे धूमिल को। जन्म की बात करें 1936 ईस्वी खेवली बनारस उत्तर प्रदेश। निधन 1975 ईस्वी। उपनाम आम आदमी का कवि, मोहभंग का कवि, भदेश का कवि। काव्य संग्रह संसद से सड़क तक 1972 में। कल सुनना मुझे 1976 में।
सुदामा पांडे का सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और ये कब है? ये है 1979 में, 1979। धूमिल की कविताएं 1981, धूमिल की कविताएं 1981। सुदामा पांडे धूमिल के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1979, धूमिल की कविताएं 1981। आइए एक एक रचना के बारे में देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, रचनाओं के संदर्भ में विशेष तथ्य। रचनाओं के संदर्भ में विशेष तथ्य। रचनाओं के संदर्भ में विशेष तथ्य। सबसे पहले संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक कब है? 1972। आपको समय पता है? संसद से सड़क तक में 13 कविताएं संकलित हैं, 13 कविताएं संकलित हैं। और वो कौन कौन सी है? लिखिए। कविता, कविता है इसमें 20 साल बाद, 20 साल बाद। मोचीराम है, मोचीराम, मोचीराम इनकी बहुत चर्चित कविता रही है। इसकी एक पंक्ति मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को। जनतंत्र के सूर उदय में। अगली कविता क्या है? जनतंत्र के सूर उदय में। अकाल दर्शन, अकाल दर्शन। बसंत, बसंत। एक गाथा, एकांत गाथा, सॉरी दोस्तों, एकांत गाथा, एकांत गाथा। उस औरत के बगल में लेटकर, उस औरत के बगल में लेटकर, उस औरत के बगल में लेटकर। शांति पाठ, शहर में सूर्यास्त, शहर में
सूर्यास्त। सच्ची बात। सच्ची बात। संसद से सड़क तक में 13 कविताएं संकलित हैं और कौन कौन सी हैं? कविता 20 साल बाद, मोचीराम, जनतंत्र के सूर्योदय में, अकाल दर्शन, बसंत, एकांत गाथा, उस औरत के बगल में लेटकर, शांति पाठ, शहर में सूर्यास्त, सच्ची बात। आपसे यहां से पूछ सकता है कि संसद से सड़क तक में संकलित नहीं है या संकलित हैं, तो इन कविताओं को आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 और लिख लीजिए। कौन सा बच्चे हैं? कुत्ता। कुत्ता। कुत्ता और एक आदमी। एक आदमी हो। आप लोग लिखिए दोस्तों, आकर के हम इस पेज को दोहराते हैं। 1 मिनट वेट करिएगा। लिख लिया दोस्तों। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लेते हैं। हम किसको देख रहे हैं? सुदामा पांडे धूमिल, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना रहती है। जन्म की बात करें तो 1936 ईस्वी, खेवली, बनारस, उत्तर प्रदेश। निधन 1975 ईस्वी। उपनाम आम आदमी का कवि, मोहभंग का कवि, भदेश का कवि। काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह कौन सा है? संसद से सड़क तक 1972 में, कल सुनना मुझे 1976 में, 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना के लिए? कल सुनना मुझे के लिए। अगला काव्य संग्रह कौन सा है? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1979 में, और अगला धूमिल की कविताएं। मतलब 4 काव्य संग्रह इनके देखने को मिलते हैं। संसद से सड़क तक 1972 में, कल सुनना मुझे 1976 में, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1979 में, धूमिल की कविताएं 1981 में। उसके बाद संसद से सड़क तक में 13 कविताएं संकलित हैं। कौन कौन सी है? कविता 20 साल बाद, मोचीराम, जनतंत्र के सूर्योदय में, अकाल दर्शन, बसंत, एकांत गाथा, उस औरत के बगल में लेटकर, शांति पाठ, शहर में सूर्यास्त, सच्ची बात, कुत्ता, एक आदमी। इतनी 13 कविताएं संकलित इसमें संसद से सड़क तक। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके
अगला काव्य संग्रह, रचनाओं के संदर्भ में विशेष तत्व देख रहे हैं। अगली रचना कौन सी है? कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे। उन्नीस सौ छिहत्तर, समय भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस काव्य संग्रह में 8 कविताएं। इस काव्य संग्रह में 8 कविताएं। इस काव्य संग्रह में 8 कविताएं हैं। लिखिए कवि पहली पहली कविता कौन सी है? कविता के द्वारा हस्तक्षेप। कविता के द्वारा हस्तक्षेप। कविता के द्वारा हस्तक्षेप, ये पहली कविता हो गई। अंतर, दिनचर्या, 3 नंबर पर दिनचर्या। नगर गाथा, 4 नंबर पर नगर गाथा। नगर गाथा। गृहस्थी 4 आयाम, 5 नंबर पर। गृहस्थी 4 आयाम। छह नंबर पे लिखिए लोहे का स्वाद। लोहे का स्वाद। 7 नंबर उसके बारे में। उसके बारे में। और 8वीं कविता क्या है? धूमिल की अंतिम कविता। धूमिल की अंतिम कविता। कल सुनना मुझे 1976 में, 1979 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। इस काव्य संग्रह में 8 कविताएं संकलित। कौन कौन सी? कविता के द्वारा हस्तक्षेप, अंतर, दिनचर्या, नगर गाथा, गृहस्थी 4 आयाम, लोहे का स्वाद, उसके बारे में, धूमिल की अंतिम कविता। उसके बाद सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1979 में है। सुदामा पांडे
का प्रजातंत्र। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इसके संकलनकर्ता कौन थे? रत्न कुमार। अगर आपसे पूछे संकलनकर्ता, चलो काली से लिखेंगे, दिखाई पड़ेगा आप लोगों को। संकलनकर्ता कौन थे? रत्न शंकर। रत्न शंकर। इस संग्रह में कुल 21 कविताएं हैं। इस संग्रह में कुल 21 कविताएं हैं। कविताएं हैं। सभी कविताओं को हम लोग नहीं देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण हैं। आगे एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित, प्रमुख निम्नलिखित है। अब प्रमुख में आइए देखते हैं। नंबर 1, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 2। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 2। पटकथा। पटकथा, पटकथा इनकी लंबी कविता है। चार नंबर पे लिखिए, ट्यूशन पर जाने के पहले। ट्यूशन पर जाने से पहले। ट्यूशन पर जाने से पहले। ट्यूशन पर जाने से पहले। 5 नंबर पर लिखिए, न्यू गरीब हिंदू होटल। न्यू गरीब हिंदू होटल। कविता के भ्रम। 6 नंबर पर, कविता के भ्रम। केवल महत्वपूर्ण जो प्रमुख हैं उन्हीं को देखेंगे। कविता के भ्रम। सा और ता का खेल। सा और ता का खेल। ताजा खबर। ताजा खबर। रणनीति। इतनी पर्याप्त।
और अगला काव्य संग्रह क्या था? धूमिल की कविताएं। धूमिल की कविताएं, और ये था 1981। 1981। अगर इसके संकलनकर्ता की बात करें तो इसके संकलनकर्ता थे सुखदेव सिंह। संकलनकर्ता कौन थे? सुखदेव सिंह। इस संग्रह में कुल 27 कविताएं हैं। इस संग्रह में कुल 27 कविताएं। इस संग्रह में कुल 27 कविताएं। इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रचनाओं के संदर्भ में हमने देखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले देखा संसद में सड़क। इसके पहले वाले पेज में हमने उसके बारे में चर्चा कर ली। इस पेज में हमने उनके 3 काव्य संग्रह देखे हैं। पहला कल सुनना मुझे 1976। इस काव्य संग्रह में 8 कविताएं, 8 के 8 कविताएं हमने देख ली। कविता के द्वारा हस्तक्षेप, अंतर, दिनचर्या, नगर गाथा, गृहस्थी, 4 आयाम, लोहे का स्वाद, उसके बारे में धूमिल की अंतिम कविता। उसके बाद फिर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र का काव्य संग्रह हमने देखा, और इसका समय था 1979। समय आप लोगों ने नोट कर रखा है, समय दोबारा लिखवाने की कोई जरूरत नहीं। संकलनकर्ता कौन है इसके? रत्न शंकर है। इसमें इस संग्रह में कुल 21 कविताएं हैं, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। हम सभी कविताओं को नहीं देख करके जो इनकी मुख्य कविता थी उनको देखा है। नंबर 1 सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 2, पटकथा, ट्यूशन पर जाने से पहले, न्यू गरीब हिंदू होटल, कविता के भ्रम में, सा और ता का खेल, ताजा खबर, रणनीति। उसके बाद इनका चौथा काव्य संग्रह कौन सा था? धूमिल की कविताएं। कब? 1981 में। संकलनकर्ता कौन है इसके? सुखदेव सिंह। इस संग्रह में कुल 27 कविताएं हैं। ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुदामा पांडे की चर्चित पंक्तियां। धूमिल की कविताएं जो 1981 में है, इसमें कुछ मुख्य कविता नहीं है, कभी पूछी नहीं गई। जो मुख्य थी हमने कर ली। तो आइए अब देखते हैं चर्चित कविताएं, चर्चित पंक्तियां। चर्चित पंक्तियां पहली पंक्ति, ना कोई प्रजा है ना कोई तंत्र है, ना कोई प्रजा है ना कोई तंत्र है, ना कोई तंत्र है। यह आदमी के खिलाफ, यह आदमी के खिलाफ ना कोई प्रजा है ना कोई तंत्र है। यह आदमी के खिलाफ, आदमी का खुलासा षड्यंत्र है। आदमी का
खुलासा षड्यंत्र है। दूसरी पंक्ति लिखी। पहली पंक्ति क्या है? ना कोई प्रजा है ना कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुलासा षड्यंत्र है। दूसरी पंक्ति क्या है? दरअसल अपने यहाँ, दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है, जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है, जिसकी जान मदारी की भाषा है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। दूसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति लिखिए। अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है, अपने यहाँ संसद अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है, वह घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है। अगली पंक्ति लिखिए। बाबूजी सच कहूं, बाबूजी सच कहूं, बाबूजी सच कहूं, मेरी निगाह में, मेरी निगाह में बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है। मेरे लिए, मेरे लिए हर आदमी, मेरे लिए हर आदमी एक जूता है, एक जूता है। जो मेरे सामने, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है,
मरम्मत के लिए खड़ा है। ना कोई प्रजा है। पहले 4 नंबर पे लिखी पंक्ति हम पढ़ लेते हैं। बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और ये किस कविता से है? मोचीराम कविता से। मोचीराम कविता, मोचीराम कविता। मोचीराम कविता किसमें संकलित है? संसद से सड़क में काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक। ना कोई प्रजा है ना कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला षड्यंत्र है। और ये किससे ली गई है? ये सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 2 कविता से। लिख लीजिए, सुदामा पांडे प्रजातंत्र 2 कविता से। कविता से। न कोई प्रजा है ना कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला सा षड्यंत्र है। किससे ली गई है? सुदामा पांडे प्रजातंत्र 2 से कविता से ली गई है ये पंक्ति। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। और ये किससे ली गई है? पटकथा कविता से। ये भी लिख लीजिए आप लोग, पटकथा कविता से। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा किससे ली गई है? पटकथा कविता से ली गई। अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। और ये भी किससे ली गई है? पटकथा कथा से। पटकथा कविता से। पटकथा कविता से। ठीक। चौथी पंक्ति क्या है? बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। मोचीराम कविता से। आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इस पेज को एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ लिया जाए। चर्चित पंक्तियां। पहली पंक्ति क्या है? ना कोई प्रजा है ना कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुलासा षड्यंत्र है। सुदामा पांडे प्रजातंत्र 2 से कविता से लिया गया है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। पटकथा कविता से लिया गया है। पटकथा कविता किसमें संकलित है? पटकथा कविता आपके संकलित है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र में। ठीक। और ये इनकी लंबी कविता है। तीसरी पंक्ति क्या है? अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। ये भी पटकथा से ली गई। बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये किससे है? मोचीराम कविता से। तो लिख लिया दोस्तों, आइए बढ़ते हैं बागी। देखते हैं विशेष तत्व।
विशेष तत्व लिख लीजिए थोड़ा सा। इन्होंने पंचशील नाम से भारत चीन युद्ध पर कविताएं लिखी। युद्ध पर कविताएं लिखी। लिखी है। पंचशील में 4 भाग। पंचशील में 4 भाग। 4 घेंगे इनका एक व्यंग्य निबंध। 4 घेंगे 4 घोंगे इनका एक व्यंग्य निबंध। इनका एक व्यंग्य निबंध। जिसमें नेहरू जी की राजनीति जिसमें नेहरू जी की राजनीति जिसमें नेहरू जी की राजनीति पर व्यंग्य किया गया है। पर 4 घेंगे इनका एक व्यंग्य निबंध है जिसमें नेहरू जी की राजनीति पर व्यंग्य किया गया है। व्यंग्य किया गया है। यह निबंध 1964 ईस्वी में यह निबंध 1964 ईस्वी में विनियोग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। विनियोग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। लंबी कविता कौन कौन सी है इनकी देख लें। लंबी कविता 2 है। कौन सी? पटकथा है, भाषा की रात है। पटकथा। और दूसरी कौन सी है? भाषा की रात। भाषा की रात। रामकृपाल पांडे ने
राम कृपाल पांडे ने इनकी कविताओं को राम कृपाल पांडे ने इनकी कविताओं को स्वाधीन स्वाधीन भारत की नक्सलवादी कहा है। स्वाधीन भारत की नक्सलवादी कहा है। कहा है। अभी 3 कवि रह जाते हैं साठोत्तरी कविता में और क्लास हो रही है अधिक लंबी। पहले आइए विशेष तत्व को देख लेते हैं। विशेष तत्व की बात करें तो विशेष तत्व इन्होंने पंचशील नाम से भारत के युद्ध पर कविताएं लिखी है और पंचशील में 4 भाग, 4 घेंगों। इनका एक व्यंग्य निबंध है जिसमें नेहरू जी की राजनीति पर व्यंग्य किया गया है। यह निबंध 1964 ईस्वी में विनियोग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। लंबी कविता की बात करें तो लंबी कविता क्या है? पटकथा, भाषा की रात, 2 कविताएं हैं। पटकथा अलग है, भाषा की रात अलग है। राम कृपाल पांडे ने इनकी कविताओं को स्वाधीन भारत की नक्सलवादी कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसने? सुदामा पांडे धूमिल की कविताओं को स्वाधीन भारत की नक्सलवादी कहा है। तो किसने कहा है? राम कृपाल पांडे ने कहा है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अभी 2-3 कवि बचे हैं, बहुत बड़े नहीं, छोटे ही हैं, लेकिन क्लास लंबी हो रही है। अब कल की क्लास में हम लोग साठोत्तरी कविता को समाप्त कर लेंगे। ठीक दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जिनको ज़रूरत है हिंदी साहित्य इतिहास की, उन तक ये क्लास पहुंचे। और जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं, प्री के लिए निश्चिंत रहें, प्री आपका इसी से हो जाएगा। मेंस के लिए और लिखना पड़ेगा। पहले प्री का एग्जाम देखेंगे हम लोग, उसके बाद मेंस का एग्जाम देखेंगे। ठीक है, और सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, परेशान मत होइए। तो चलो ठीक दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।